हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ कीर्ति एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑन जॉन मिल्टन, अ वेरी सिग्निफिकेंट पोइट आफ्टर विलियम शेक्सपियर, जिन्हें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा जा सकता है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड हो या फिर आपका राजस्थान RPSC फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एंड सेकंड ग्रेड लेक्चरर एंड मैनी अदर एग्ज़ाम्स एंड स्टेट। आप कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम हो उसमें जॉन मिल्टन को पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं या इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, मिल्टन कंपोज्ड एरोपैजिटिका इन 1644। तो ये किस फॉर्म में उन्होंने कंपोज की थी? ये एक पोइट्री है या ड्रामेटिक फॉर्म है या नन ऑफ दीज है या प्रोज है? तो ये एक प्रोज वर्क है उनका, जो कि उन्होंने कंपोज किया था 1644 में। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इम्पेल्ड मिल्टन, क्या इम्पेल्ड करते हैं मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स को जो उन्होंने कंपोज किया है मास्क, उसके लिए वो क्या उसमें मतलब उन्होंने किस पर जोर दिया है? सो टू एम्फाइज द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबाउचरी इन द कोर्ट। तो आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच एपिक कन्वेंशन दैट मिल्टन फॉलोड पैराडाइज लॉस्ट इज मिसिंग इन दिस लिस्ट। यानी कि कौन सी एपिक कन्वेंशन पैराडाइज लॉस्ट में मिसिंग है? नोबल थीम, इन्वोकेशन टू म्यूज, डेप्लॉयमेंट ऑफ हीरोइक फिगर्स, बिगिनिंग इन द मिडिल। यानी कि जितने भी एपिक कन्वेंशन होते हैं वो सब कुछ है इसमें। इसकी थीम नोबल है, इन्वोकेशन से शुरू होता है म्यूज़ के, डेप्लॉयमेंट किया गया है हीरोइक फिगर्स को, बिगनिंग इन द मिडिल से इसकी शुरुआत होती है। स्टाइल भी इसका क्या है? एलिवेटेड स्टाइल है। एंड डिस्क्रिप्शंस इम्प्रेसिव, कैटालॉग वाज लाइक स्पीचेस, सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज़ किया गया है एंड यूज़ ऑफ सुपरनेचुरल एलूजन्स। यानी कि जो एक एपिक में होना चाहिए वो सब कुछ मिल्टन ने इसमें यूज़ किया है पैराडाइज लॉस्ट में। तो यहाँ आपसे पूछा ये जा रहा है कि मिसिंग क्या है इसमें, इस लिस्ट में जो नहीं है वो कौन सी डिवाइस रह गई जो मिस हो गई? सो यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पर नहीं है देखने को मिलता। सो आपका ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है वो 3 जगह सेट है, हेल, हेवन एंड अर्थ। सो यूनिटी ऑफ एक्शन इज मिसिंग हेयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, स्टडी द लाइन्स फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस टू द नाइटिंगेल। यानी कि ये जो सोनेट है मिल्टन की, इसकी लाइन्स को आपको स्टडी करना है, इनको स्टडी करिए। नाउ टाइमली सिंग इट द रूड वर्ड ऑफ हेट, foretell my hopeless doom, in some grove nigh, what is the rude word of hate referred to here? यानी कि रूड वर्ड ऑफ हेट कौन है यहाँ पर, किसको ये लाइन्स है जो रेफर की जा रही है? तो मिल्टन की एक सोनेट है ओ नाइटिंगेल, उसमें 2 वर्ड्स के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है। यानी कि नाइटिंगेल इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड जो कुक्कू है इज अ सिंबल ऑफ हेट। तो रूड वर्ड ऑफ हेट इस कुक्कू को यहाँ पर रेफर किया गया है। और जो नाइटिंगेल टू ए नाइटिंगेल से कंफ्यूज यहाँ मत होना, वो जॉन कीट्स की ऑड है, ये एक सोनेट है जो कि मिल्टन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35, a crucial aspect of Milton's divergence from the Petrarchan sonnet tradition concerned not on employed or the occasional nature of his sonnet but also dash। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि क्रूशियल एस्पेक्ट है मिल्टन के जो सोनेट पैटर्न का, कि वो पीटार्कन सोनेट लिखते हैं
पीटार्कन सोनेट बेशक वो लिखते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी जो पीटार्कन सोनेट है उसमें कहीं भी लव थीम नहीं है, जबकि जो पीटार्कन सोनेट थी ना वो उनकी स्टार्टिंग पीटार्क पोइट से मानी जाती है। पीटार्क ने ही उसको फेमस किया था, तो वो लव सोनेट ही लिखते थे। तो यहाँ मिल्टन की सोनेट में कोई भी लव स्टोरी नहीं होती है। वो लिखते हैं सोनेट हमेशा, मतलब उनका टॉपिक अलग ही होता है, वो कभी भी उन्होंने लव को यहाँ स्थान नहीं दिया है, इसलिए ये क्रूशियल एस्पेक्ट इसको बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा द रिजेक्शन ऑफ आइडियलिक लव पोइट्री, यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है लव पोइट्री को। लव पोइट्री को उन्होंने जगह नहीं दी है ट्रेडिशन ऑफ एलिजाबेथन्स, जबकि जो एलिजाबेथन पोइट थे उनकी एक परंपरा थी कि लव पोइट्री को स्थान देना। तो ये उनका क्रूशियल एस्पेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। In which work Milton states that while the still morn went out with his sandals grey, ये जो लाइन है कहाँ अपियर हो गई हैं, तो ये लिसिडस में अपियर होती हैं, जो ये TGT 2016 में ये लाइन्स आई थी। लिसिडस उनकी एक एलजी है जो लिखी गई उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग के ऊपर इन 1637। क्वेश्चन देखिए 37। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, यानी कौन से वर्क में उन्होंने वे ऑफ गॉड टू मैन जस्टिफाई किया है। सो दिस इज़ अ फेमस वर्क बाय मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, विच गेव हिम नेम एंड फेम एंड विच केम इन 1667। ये उनका मैग्नम ऑपस माना जाता है, पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है वे ऑफ गॉड टू मैन। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डेलिया अपीयर, यानी कि कौन से वर्क में डेलिया अपीयर होती है। सो दिस इज अपीयर इन सैमसन एगोनिस्ट। सो डी इज़ राइट हेयर। डेलिया जो है सैमसन की वाइफ है और ये अपीयर होती है सैमसन एगोनिस्ट में, जो कि आया था इनका 1671 में। और ये एक क्लोजेट ड्रामा है उनका, ट्रेजिक क्लोजेट। क्वेश्चन नंबर 39। In the opening invocation of the Paradise Lost, Oreb refers to, ये ओपनिंग जो इन्वोकेशन हुआ है, आवाहन जिसको कहते हैं हम, इन पैराडाइज लॉस्ट में जो फर्स्ट इन्वोकेशन किया है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, वो किया है गॉड ये ऑरेब को, जो रेफ़र करता है माउंट हॉरेब। सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। In state of his blindness, with whom Milton does not compare himself, यानी कि जो अपना जो उनका ब्लाइंडनेस है उससे उन्होंने किससे कंपेयर नहीं किया है अपने आप को। तो यहाँ पर ब्लाइंड थेमियस टायरेसिस है, ब्लाइंड म्योनडिस है, ये सब हैं, ये लोग अंधे थे बेसिकली। और यहाँ पर उन्होंने लिसिडस से कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि लिसिडस तो एक पोएम है ना, तो लिसिडस से कैसे कंपेयर कर लेंगे। बाकी ये सब हैं, इनसे इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। हु इज़ ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको बोला जाता है? जॉन मिल्टन को बोला जाता है ये। और ये उन्होंने ये वर्ड उनको बोला था सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने उनको बोला था पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन वर्क, यानी कि कौन सा जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है। तो ऑफ एजुकेशन 1644 में आया, लिसिडस 1637 में आया, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आ गया। तो यहाँ पर जो मिसमैच्ड है ना वो एरियोपैजिटिका है, क्योंकि ये 1647 यहाँ दे रखा है, यहाँ पे बस डेट की मिस्टेक है, ये आया था 1644 में। ओके, क्वेश्चन 43 देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टरल एलर्जी। इन वर्क्स में से पेस्टरल एलर्जी कौन सी है? सो एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो टॉमस ग्रे की है। और इन मेमोरियन, ये टेनिसन की है। ड्यूनो एलर्जी, ये भी किसी और की है। सिर्फ लेसिडस एक ऐसी एलर्जी है जो मिल्टन की लिखी गई है। तो आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मिल्टन पैराडाइज रीगेन्ड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। यानी कि मिल्टन ने अपनी जो पैराडाइज रीगेन्ड, उन्होंने उनका जो वर्क आया, इसकी थीम कहाँ से ली है। सो सेंट ल्यूक गॉस्पल से उन्होंने इसकी थीम ली है। एक्चुअली ये ल्यूक गॉस्पल्स, ये जो टेस्टामेंट है बाइबल का, न्यू टेस्टामेंट, उसमें 4 गॉस्पल्स हैं, ल्यूक, मैथ्यू और 2 और हैं। उनमें से जो सेंट ल्यूक हैं उनसे उन्होंने अपनी थीम ली है। क्वेश्चन नंबर 45, हु रिमार्क अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। कौन यहाँ पर रिमार्क कर रहा है अपने फादर के बारे में? माई फादर डेस्टाइंड मी फॉर माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड विद such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. तो जॉन मिल्टन कह रहे हैं अपने फादर के बारे में कि उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया था पढ़ने के लिए, और वो इतना अच्छे से इंस्पायर हुए अपने फादर से कि फिर एज ऑफ 12, यानी कि 12 की एज से उन्होंने हार्डली कभी भी अपना मतलब जो बुक्स हैं उनसे वो बिफोर मिडनाइट, यानी आधी रात से पहले वो कभी भी नहीं सोए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का वर्क कौन सा नहीं है? ऑफ एजुकेशन, एरोपैजिटिका, ऑन शेक्सपियर एंड डी अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो ऑफ एजुकेशन, एरोपैजिटिका, ये 1644 में आए। दोनों वर्क प्रोज वर्क हैं इनके, जॉन मिल्टन के। ऑन शेक्सपियर उनकी पोएम है। एंड अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये इनका वर्क नहीं है, ये वर्क एसोसिएटेड है थॉमस प्रियोर से। तो आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मासेकर पिडमंट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द पैसिनेट पिलग्रिम। तो ये जो सारे वर्क हैं इनमें से कौन सा वर्क नहीं है मिल्टन का? तो मिल्टन का वर्क नहीं है पैसिनेट पिलग्रिम। ये एक एंथोलॉजी है ऑफ 20 पोइम्स जो कि डेडिकेट है शेक्सपियर के लिए। ये मिल्टन का वर्क नहीं है। बाकी सारे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मासेकर ऑफ पिडमेंट एंड ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये सारे वर्क मिल्टन के हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी कि मिल्टन की जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक सोनेट है मिल्टन की, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए प्रीकर्सर टू लिसिडस, ये गलत है क्योंकि ये तो लिसिडस के बाद में लिखी गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए कर्टेल सोनेट, तो ये कर्टेल सोनेट भी नहीं है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाई लेटर एंथोलॉजिस्ट एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये मिल्टन द्वारा टाइटल नहीं दिया गया था, ये बाद में एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था ये टाइटल, जब कलेक्टिवली इनकी पोइट्री को पब्लिश किया गया था। सो आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, मिल्टन डिड नॉट, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। मिल्टन डिड नॉट गिव द टाइटल दिस सोनेट, इट वॉज असाइंड a century later by Thomas Newton in his edition of Milton's poetry 1761 में इन्होंने मिल्टन पोइट्री को पब्लिश किया था, एडिशन को, तब इन्होंने उनको ये टाइटल दिया था इस पोइम को। क्वेश्चन नंबर देखिए 49,
क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के रेफरेंस में, संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो देखिए, इन 1671 मिल्टन इश्यू हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री विच कंटेन पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट। तो ये सही है, क्योंकि इनका जो लास्ट फेज में ही इनका पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट आया था। बी, पैराडाइज रीगेंड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ये इससे छोटा भी है और सब है, बाकी सब सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। आपका आंसर जो है सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो सैमसन एगोनिस्ट है ये नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन ये लिख रहा है यहाँ पर, जबकि इसमें तीनों यूनिटी का ध्यान रखा गया है। जो यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, तीनों का ध्यान इसमें रखा गया है। और जबकि यहाँ पर कह रहा है कि नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। यानी कि मिल्टन के अकॉर्डिंग उनकी जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनकी सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें कौन सी बेस्ट सर्विस है भगवान के लिए। सो उनके हिसाब से बी आपका सही हो जाएगा, बाई सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। यानी कि बस भगवान को अपनी इच्छा को बता दो शांति से और भगवान पर छोड़ दो सब कुछ, भगवान अपने आप हैंडल कर लेता है सारी आपकी चीज़ों को। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज़। मिल्टन का पहला वर्क कौन सा था। सो मिल्टन का पहला वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि आया था 1629 में एट द एज ऑफ 21। क्वेश्चन नंबर 52, जॉन मिल्टन्स लिसिडस एंड मैथ्यू आर्नोल्ड थायरसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि जो लिसिडस है बिल्कुल वही वैसे ही मैथ्यू आर्नोल्ड ने थायरसिस लिखी है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं एक पेस्टरल एलर्जी के, क्योंकि ये इन्होंने मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी, जबकि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लिफ के लिए लिखी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। यानी कौन सी पोएम को मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा है। सो आपका ए इज़ द राइट आंसर, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इल पेंसरसो को उन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, द फ्रेज बॉटमलेस पार्टीशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि जो ये फ्रेज है बॉटमलेस पार्टीशन, ये कहाँ पर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन कौन सी बुक में ये मिलता है पैराडाइज लॉस्ट की। तो ये मिलता है बुक फर्स्ट में, क्योंकि बुक फर्स्ट में ही मिल्टन ने सैटर्न को ग्लोरीफाई किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 क्वेश्चंस, इट appears that in Paradise Lost book 1 Milton belonged to devil party without knowing it. Who among the following made this statement। यानी कि वो डेवल पार्टी से हो गए बिना इसकी जाने, ये किसने उनको स्टेटमेंट किया है। ये बहुत फेमस कोट है और जो विलियम ब्लैक ने ये क्रिटिसाइज़ किया है मिल्टन को। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2007, टीजीटी 2010, 11 मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विलियम ब्लैक ने ये कमेंट किया कि वो बिलोंग करते हैं डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। इसके पीछे कारण क्या है कि जो मिल्टन है उन्होंने ग्लोरीफाइड कर दिया है सैटर्न को ज़्यादा, गॉड से ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डेविल की पार्टी के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ये कमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, व्हाट इज़ एल एलिग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड। यानी कि जो एल एलिग्रो वर्क है इनका, इसका कंपेनियन पीस किसको बोला जाता है। तो इसका कंपेनियन पीस बोला जाता है एल पेंसरसो को। यानी कि ये जो पेंसरसो, एल पेंसरसो एंड एल एलिग्रो, ये दोनों कंपेनियन पोएम है, लैटिन पोएम है। इन दोनों को कंपेनियन पीस बोला जाता है, जो कि ये कंपोज हुई थी 1631 में एंड पब्लिश हुई थी 1645 में और कंपोज हुई थी 1631 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्टली मैच्ड ग्रुप को।
ठीक है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 से इसको करना है। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया है। लिस्ट 1 देखिए यहाँ पे एल एलिग्रो एंड एल पेंसर्सो, तो ये क्या है? तो ये कंपेनियन पोइम्स हैं आपकी, तो ये 5 से मैच हो जाएगा यहाँ पर 5। ये कंपेनियन पोइम्स हैं एंड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। एंड लिसिडस तो एक पेस्टरल एलर्जी है, तो ये यहाँ पर इससे मैच हो जाएगा। एंड कॉमर्स क्या है? एक मास्क की फॉर्म में लिखा है कॉमर्स को इन्होंने, जो 1634 में आई थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनकी एक सोनेट है, तो ये 3 से मैच करेगी। एंड लास्ट वन इज़ एरियोपेजिटिका, जो कि इनका एक प्रोज वर्क है, तो ये यहाँ पर 4 से मैच कर जाएगा। तो देखिए लिस्ट, तो आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि 1 का जो है ना 5 है, सेकंड का 1 है ना, ये एल एलिग्रो एंड एल पेंसर्सो 5 से मैच कर रहे हैं। सेकंड का 1 पेस्टल एलर्जी एंड एरियोपेजिटिका यहाँ पर 4 से प्रोस्टेक्ट, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट्स, इसमें कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि इसमें पूछे तो नहीं गए, लेकिन ये एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन मिल्टन के बारे में, तो इनको देख लेते हैं। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस, तुम्हारे पास एक वॉइस थी। हुज साउंड वॉज लाइक द सी, जिसकी आवाज़ कैसी थी? सी, समुद्र की तरह। हुज सैड एंड वेयर, किसने कहा है और कहाँ कहा है? तो ये जो कोट है ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपनी सोनेट ऑन मिल्टन। उन्होंने मिल्टन के ऊपर एक सोनेट लिखी थी लंदन 1802, जिसका सबटाइटल है ऑन मिल्टन, जिसमें उन्होंने इस कोट को बोला है। एंड नेक्स्ट है येट दाई हर्ट द लवलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, द लाइन्स आर अबाउट मिल्टन हु सैड वेयर, ये भी वर्ड्सवर्थ ने इन हिज सोनेट ऑन मिल्टन में ही बोली हैं। और फैक्ट्स देखिए, इसके अच्छे फैक्ट्स हैं। शेक्सपियर इज द पोइट ऑफ impulse of the love, hate, fears, jealousy and ambitions that swayed of man of his age. Milton is the poet of steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulses of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never swear a great soul from its course, whose comment is this, यानी कि ये कमेंट किसका है? तो ये लॉन्ग ने कमेंट किया है, मिल्टन और शेक्सपियर को कंपेयर किया है उन्होंने। देखिए नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ पोइट आउट टू हिमसेल्फ टू ए ट्रू पोएम दैट इज़ ए कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स, हु सैड, ये मिल्टन का ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra एंजेलिको हु सैड, ये किसने कहा है? मिल्टन ने कहा। यानी मिल्टन, इसका मतलब है कि लिटरेचर लिखने से पहले जो इंसान लिटरेचर लिखता है उसके आइडिया कैसे होने चाहिए? वो उसके आइडिया बहुत आइडियल होने चाहिए, यानी खुद पहले अपने आप में उसको आइडियल होना चाहिए, तभी उसको आइडियल लिटरेचर को कंपोज करना चाहिए। भाई जब तक हम अच्छे नहीं हैं तो हम अच्छे विचार कैसे लिख सकते हैं? जब हम अच्छे होंगे तभी तो हम अच्छे विचार लिखेंगे, तो ये उनका मतलब है। बिकॉज Milton must know the best in humanity, whose comment is this, कि मिल्टन जो हैं जानते हैं कि क्या बेस्ट ह्यूमैनिटी है, ये कमेंट किसने किया है? लॉन्ग ने किया है। नेक्स्ट देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज़ अपॉन मी, है ना, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज़ अपॉन मी, हुज लाइन इज़ दिस, तो ये मिल्टन की लाइन है। नेक्स्ट देखिए, हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम, उनकी स्टाइल कैसी है? सबलाइम है, बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन ए सबलाइम एटमॉस्फेयर, हुज कमेंट इज़ दिस, लॉन्ग का है ये कमेंट अबाउट मिल्टन, यानी कि उनका जो थॉट है वो सबलाइम है, क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर वो खुद सबलाइम है, इसीलिए उनके थॉट भी सबलाइम है, कहने का ये मतलब है। लॉन्ग ने मिल्टन के बारे में कहा है। नेक्स्ट देखिए, द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन
यानी कि इनका फर्स्ट वर्क है ऑड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन क्रिसमस डे 1629। यानी क्रिसमस डे वाले दिन उन्होंने शुरू किया था ये क्रिसमस डे वाले दिन 1629 को, जब ये 21 साल के थे, और ये इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है जो कि 1629 में आया। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज मिल्टन मास्टर। मिल्टन का मास्टर किसे माना जाता है? स्पेंसर इज considered as a master of Milton. Who wrote essay of Macaulay? Who wrote essay on Milton? मिल्टन के ऊपर ऐसे किसने लिखा है? ये मैकॉले ने लिखा है, मैकॉले। मिल्टन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है मिल्टन को? सो लेडी ऑफ क्राइस्ट वो बोले जाते थे, बिकॉज यहाँ गलत शायद लिख दिया है, लाइट लिख दिया है, क्योंकि उनके जो हेयर थे वो ब्राउन थे और उनका जो कॉम्प्लेक्सन था वो वेरी फेयर था, तो वे एक मासूम क्यूट मतलब गर्ल लगते थे, इसलिए उनको निकनेम दिया गया लेडी ऑफ क्राइस्ट। द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड। नेक्स्ट देखिए, मिल्टन की जो एज है उसको क्या बोला जाता है? सो द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट। गोल्डन एज बोला जाता है मिल्टन के एज को। अब क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। क्वेश्चन 58 है, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ कोर्स। किस में वो अपनी हेवनली म्यूज है यूरेनिया को इन्वॉक करते हैं, आवाहन करते हैं, है ना, काव्य की देवी का। तो आपका आंसर हो जाएगा बुक 7 में एक तो उन्होंने किया है ना, बुक 7 में और बुक 9 में। तो यहाँ पर डी वाला सही आ रहा है कि बुक 1 में एंड बुक 4 आर करेक्ट, क्योंकि बुक 4 में बुक 7 है, बुक 7 में देखने को मिलता है उनका इन्वोकेशन जब वो यूरेनिया को संबोधित करते हैं, और एक बुक के अकॉर्डिंग बुक 9 में भी उनका देखिए। क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो गए 58। क्वेश्चन नंबर, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स हिज हेवनली म्यूज। मिल्टन इन्वॉक करते हैं, आवाहन करते हैं अपनी हेवनली म्यूज यूरेनिया का एट द बिगनिंग ऑफ कोड्स। तो आपको कोड बताना है, बुक 1 में करते हैं, बुक 7 में करते हैं। तो आपका बुक 1 में एक तो हो गया, एक बुक 7 में, तो आपका जो कोड है वो 1 और 4 वाला कोड सही हो जाएगा। देखिए बुक 1 एंड 4, यानी कि बुक 7 एंड बुक 1। सो डी इज़ द राइट हेयर। ये एक्सप्लेनेशन भी दी रखी है यहाँ पर। मिल्टन इन्वॉक्स यूरेनिया इन बुक 1 एंड बुक 7 इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन इन्वॉक्स ए म्यूज बट हिज टाइम इट इज़ यूरेनिया द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो कि एस्ट्रोनॉमी की देवी है। मिल्टन रेफर्स टू हर इज क्रिश्चियंस टर्म एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मच लाइक ए होली स्पिरिट। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलेजी। कौन सा, वेरी इजी क्वेश्चन, मिल्टन का कौन सा वर्क एक एलेजी है? सो लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वॉज ओवरकम विद डैश एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट द बेटर नॉलेज। यानी कि वो किससे ओवरकम हो जाता है और खा लेता है फॉरबिडन फ्रूट को? सो फीमेल चार्म। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बुक 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। क्वेश्चन नंबर 61, दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। ये जो कोट है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 से। व्हाट ग्लोरी इज़ बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न। कौन सी ग्लोरी यहाँ पर रेफ़र की जा रही है सैटर्न के द्वारा? सो ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, द करेज नेवर टू सबमिट और ईल्ड, यानी करेज को नहीं त्यागना है और कभी झुकना नहीं है किसी के सामने। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ एरियोपैजिटिका। यानी एरियोपैजिटिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644, तो ये तो सही है। इट आर्ग्यू फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, ये भी सही है। इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये गलत है क्योंकि ट्रेड की कोई बात इसमें है नहीं है, ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है ये वर्क उनका। और डी वाला भी सही है। इट इज़ स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये स्पीच बोली गई है, एड्रेस करती है ये स्पीच पार्लियामेंट को। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड्स।
क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर एग्जाम पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट, मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, मिल्टन बहुत प्रभावित थे फ्लेचर के एक वर्क से जिसका नाम है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रिम्फ। ओके, नेक्स्ट वन इज, as ever in my great task master I, this line is of Milton who composed on his being arrived to the age of 23। यानी कि जो लाइन है ये कंपोज की गई है मिल्टन के द्वारा, कौन सी एज में? 23 एज में। ये पोएम है उनकी, ये यहाँ से उनकी पोएम का नाम है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। ये पूरी उनकी पोएम है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, in his doctrine and discipline of divorce and tetrachordon मिल्टन रेपुडिएट, क्या इसमें रेपुडिएट करते हैं मिल्टन? तो मैरिज को लेकर, मैरिज के ऊपर उनके 4 ट्रैक्ट आए थे 1643 से लेके 1645 तक उनके 4 ट्रैक्ट आए थे डिवोर्स के ऊपर, जिनमें से पहला था डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डाइवोर्स है वो इनफिडेलिटी के ऊपर नहीं बल्कि टेम्परामेंट के ऊपर भी होना चाहिए। यानी कि इंग्लैंड में पहले एक प्रथा थी कि जो डाइवोर्स होता था ना वो इनफिडेलिटी के ऊपर होता था, यानी कोई वाइफ या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा देता था उसके साथ, तो वो लोग डाइवोर्स ले सकते थे। लेकिन मिल्टन ने ये बोला कि इनफिडेलिटी के अलावा भी टेम्परामेंट यानी नेचर जब नहीं मिल रहा है दोनों का आपस में, तब भी डिवोर्स होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये अपने पैम्फलेट लिखे थे। नेक्स्ट है, फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रैवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्री मैन एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी हु गेव अप ट्रैवलिंग विद दिस प्ली। किसने दिए हैं ये लाइन्स? सो ये मिल्टन की लाइन्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, In the sonnet, Milton, methought I saw my late espoused saint, मिल्टन सेलिब्रेट हिज, यानी कि ये एक वर्क है मिल्टन का, methought I saw my late espoused saint। इसमें मिल्टन क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो वो अपनी सेकंड वाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये जो वर्क है वो डेडिकेट किया था अपनी सेकंड वाइफ को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। इस मैन ने हम सबको काट दिया है एंड एंशियंट टू, पुराने लोगों को भी। ड्राइमन ने उन पर कमेंट किया है मिल्टन पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज़, एल एलिग्रो उनकी जो कंपेनियन पोइम्स हैं 2, ये इसका मीनिंग क्या है? सो द जॉयज मैन और हैप्पी मैन, एंड एल पेंसरसो का मीनिंग होता है पेंसिव मैन। नेक्स्ट पॉइंट, विच पोइम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर, यानी कि कौन सी पोइम्स हैं जो मिल्टन की एलिजाबेथन पोइम मानी जाती हैं। सो उनकी होर्सन पोइम्स को उनको एलिजाबेथन पोइम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क, यानी इंग्लैंड ने जो मास्क का आइडिया है, मास्क एक जनरे एक विधा है लिटरेचर में जिसमें काफ़ी वर्क कंपोज किए गए हैं, जैसे कॉमस है, कॉमस भी एक मास्क है जॉन मिल्टन का। तो यही बोल रहे हैं कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से लिया था इंग्लैंड ने ये आइडिया मास्क का? तो ये इटली से आया, इटली से बोरो किया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरोपेजिटिका हाईलाइट, एरोपेजिटिका में क्या हाईलाइट होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट है, पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है? सो इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मोस्टली वर्क ही वो लिखते हैं ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट है, हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। तो लेमार्टाइन का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट देखिए,
मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज़ पॉपुलरली नोन एज, यानी कि ये जो पीरियड है मिल्टन की लाइफ में 1632 से लेके 1637 का जो पीरियड है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये हॉर्सन पीरियड के नाम से उनका जाना जाता है। बेसिकली ये जगह है जब वो हॉर्सन में रहते थे तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी पोइम्स कंपोज की थी। तो जो पोइम उन्होंने वहाँ कंपोज की थी उन पोइम्स को कहा जाता है हॉर्सन पोइम्स, एंड इस पीरियड को कहा जाता है हॉर्सन पीरियड। सो ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए मिल्टन के बारे में। देखिए कुछ और फैक्ट्स भी हैं। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री इन हिज पोइम, यानी कि पोइट्री के ऊपर उन्होंने अपने कौन सी पोइम में व्यूज़ दिए हैं? सो लिसिडस है ये इनकी पोइम जिसमें उन्होंने पोइट्री के ऊपर व्यूज़ दिए हैं। द एबिलिटी ऑफ द पोइट आर इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टोड हु सैड, किसने कहा है ये? सो मिल्टन के थॉट हैं ये। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी नॉट हार्श एंड क्रैब्ड एज डल फूल सपोज बट स्वीट इज अपेलोल्यूट, वेयर डू दीज लाइन अपीयर इन मिल्टन कॉमस, ये जो लाइन है ये मिल्टन के कॉमस में अपीयर होती हैं। नेक्स्ट है व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वाज ओनली, मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब लिखी थी, किस एज में लिखी थी? तो ये लिखी थी उन्होंने 21 साल की उम्र में, 21 साल के थे वो तब लिखी थी उन्होंने, और आई थी 1629 में। 1629। व्हेन मिल्टन रोट, अच्छा ये तो हो गया। एल एलिग्रो, ये पॉइंट देखिए, एल एलिग्रो, एल पेंसरसो, आर किट्स, कॉमस, लिसिडस बिलोंग टू, यानी कि ये जितने भी वर्क हैं एल एलिग्रो, एल पेंसरसो, आर किट्स भी एक मास्क है, कॉमस एंड लिसिडस, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ये सब मिल्टन से बिलोंग करती हैं और ये हॉर्सन पीरियड में लिखे गए थे सारे वर्क। रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आया? 1660 में। 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन, ये ग्रेट प्लेग पीरियड था इंग्लैंड में। ग्रेट प्लेग कब फैला था? तो ये फैला था 1665 में। विच पोएम डील विथ शैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, ये थीम कौन से वर्क की है मिल्टन की? सो पैराडाइज रीगेंड की यही थीम है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हु डेस्क्राइब मिल्टन एज द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इस तरीके से किसने प्रशंसा की है? टेनिसन ने मिल्टन को इस तरह से कोट किया है कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड है वो। बन हिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद मिल्टन, किससे एसोसिएटेड है बन हिल फील्ड? ये एसोसिएटेड है मिल्टन से, यहीं इनकी डेथ हुई थी। देखिए मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को क्या कहा जाता है? ए बिलेटेड एलिजाबेथन भी उनको कहा जाता है। फ्रॉम 12 years ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज़ और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, मैं मुश्किल से ही 12 साल की एज के बाद मैं मुश्किल से ही आधी रात से पहले सोया हूँ और मैंने कभी भी किताबों को नहीं छोड़ा। ये किसका कथन है? तो ये मिल्टन ने बोला था। अच्छा, फ्रॉम 1632 से 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट, उन्होंने 1632 से 1638 तक अपनी पढ़ाई को जारी रखा। ये कहाँ पर थे वो उस समय? तो वो हॉर्सन में रहते थे। विच 2 पोइम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीस, मिल्टन की कौन सी 2 पोइम्स हैं जो कंपेनियन पीस मानी जाती हैं? सो ये दोनों पोइम हैं एल एलिग्रो एंड एल पेंसरसो। एल एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन एंड एल पेंसरसो मीन्स पैसिव मैन यानी थॉटफुल मैन। द डिफेंसियो वॉज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सो, तो एक ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंसियो भी मिल्टन का लास्ट वर्क माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री टॉमस ग्रे प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इन्वॉक्स ए मेजर पोइट एज फॉलोज, यानी कि जब हम ट्रेस करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री को जब हम पढ़ते हैं तो टॉमस ग्रे की एक पोएम है प्रोग्रेस, और है बेसिकली ये प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, तो उसमें इन्वॉक किया जाता है एक मेजर पोइट को। तो वो मेजर पोइट कौन है? तो ऑब्वियसली वो मेजर पोइट हैं
आपके जॉन मिल्टन को एड्रेस किए उन्होंने ये पोएम, जिसकी फेमस लाइन्स हैं वो देख लीजिए। नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सिरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी द सीक्रेट ऑफ द एबिस टू स्पी हु इज़ ही। सो जॉन मिल्टन इज़ राइट आंसर। देखिए यूजीसी नेट जून 2015 एंड आरपीएससी राजस्थान के पेपर में भी ये पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड wrote the worthy communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton must be studied. तो ये कौन है? कौन है जॉन मिल्टन के कंटेम्परेरी जो कि जिन्होंने द वर्दी कम्युनिकेंट लिखा है? सो जेरेमी टेलर इज़ राइट हेयर। ये आपका सही हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे 64 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑन जॉन मिल्टन। Please like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.